गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा ही आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, बहुत ही फेमस है मार्केट में। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ करने वाले हैं और मैं आज इंफॉर्मेशन आप लोग को एक दे दूं कि नेक्स्ट क्लास आप लोग को वन शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा कंटेंट मिलेगा, मतलब एक ही वीडियो में, ठीक है, सिंगल वीडियो में, लेकिन कूलम्ब्स लॉ के बाद से, ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग का शायद दो वीडियो होगा, तो दो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद जो भी आएगा ना, पूरा करीब 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर होगा और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना। तो अलग से न्यूमेरिकल का अलग से, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। तो बातों को सारा समझना। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तो गौर से सुनना है। ये सब आप लोग को ऑलरेडी एक बार पढ़े होंगे, रिवीजन के लिए है, तो थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। मतलब कूलम्ब्स लॉ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊंगा क्योंकि रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। गौर सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दिख रहा होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे। अगर आप लोग पिछला देखें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। दो चार्जेस के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या तो रिपल्सन फोर्स होता है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। नेचर ऑफ चार्ज का मतलब कि मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बीच कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स बाबू? रिपल्सन फोर्स, है ना, रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना, रिपल्सन फोर्स। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा फोर्स बोलो? अट्रैक्शन फोर्स। नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? इसमें भी बोलेंगे रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो? रिपल्सन फोर्स। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स, है ना, नेगेटिव रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं ना, इसको हम लोग नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? नेचर, है ना। तो चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। दो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लाइक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? लाइक चार्ज। इसे पढ़ाए होंगे पिछला क्लास, है ना। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब सुनो, गौर से सुनो, बात को समझना, रुको 1 मिनट। देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज, इसका मतलब लाइक चार्ज में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स, है ना। और एक होता है अनलाइक चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक पिछला क्लास बताए होंगे, है ना, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज जो है, लाइक चार्ज ऑलवेज एक्टिंग रिपल्सन फोर्स, लाइक चार्ज ऑलवेज एक्टिंग रिपल्सन फोर्स, है ना, रिपल्सन फोर्स। ये लगाएगा रिपल्सन फोर्स और ये क्या करेगा बोलो? अट्रैक्शन फोर्स। मतलब टू अनलाइक चार्ज ऑलवेज एक्टिंग अट्रैक्शन फोर्स, है ना। क्या बोले? सुनाई दिया? फिर से बोल रहे हैं। टू सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज का मतलब लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज ऑलवेज एक्टिंग रिपल्सन फोर्स और अनलाइक चार्ज ऑलवेज एक्टिंग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लेना, फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो कूलम्ब साहब ने यही बताया कि दो चार्जेस के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या तो रिपल्सन फोर्स होता है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, रिपल्सन फोर्स, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, रिपल्सन फोर्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे, समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या बोला है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of two charge
मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि अगर दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है बोलो Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो R है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बोलो R है। तो इन दो चार्जेस के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये, या तो रिपल्सन फोर्स होगा, और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, रिपल्सन फोर्स, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, रिपल्सन फोर्स, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो इन दो चार्जेस के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या तो रिपल्सन फोर्स। इसलिए बोल रहा है द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। यानी कि इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, या रिपल्सन फोर्स F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, पहला बोला। और दूसरा बोल रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही बोला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वही बोला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया? गौर से सुनो, एक बार और फिर से बता दे रहे हैं इसको। बोला कि इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बोला, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? एक साथ, है ना। एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बोलो? एक साथ अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाई क्या लिखेंगे बोलो? R²। क्या यहाँ तक समझ में आया? एक बार और फिर से रिपीट करके बताएंगे, याद हो जाएगा, खाली देखते रहना। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? बोला कि F इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरा बोल रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाई r², है ना। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कुछ ना कुछ क्या लगता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के रूप में लगेगा K, तो K Q1 Q2 और बाई r²। कोई दिक्कत नहीं है। K क्या है? जहाँ K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, जहाँ K एक क्या है बोलो? कांस्टेंट है। अगर दोनों चार्ज, गौर सुना, इफ, यदि दोनों चार्ज, इफ Q1 एंड Q2, है ना, यदि दोनों चार्ज Q1 और Q2 जो है वैक्यूम में हो, कहाँ बोलो? वैक्यूम में हो या फिर एयर में, है ना। यदि, गौर से सुनना, इफ Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 आर, है ना, हेल्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, are held in air or vacuum, then the value of K, है ना, then value of K, value of K, then value of K इक्वल होता है 1/4πε0, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट कब पुट करेंगे 1/4πε0? जब दोनों चार्ज Q1 और Q2 कहाँ हो? एयर में हो या फिर वैक्यूम में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, where epsilon naught is called per, देखो, is called permittivity, याद रखना, permittivity of free space, permittivity of free space। तो याद रखना ये बात, है ना, permittivity of free space। epsilon naught को क्या कहेंगे? permittivity of free space, which value, जिसका वैल्यू होता है, याद रखना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं भाई? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फिर से एक बात बता रहे हैं, अगर दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, और ये मान लो एयर में है या फिर कहाँ है बोलो वैक्यूम में, एयर में है या फिर कहाँ है बोलो वैक्यूम में है, तब जो k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब डालेंगे, जब दोनों चार्जेस कहाँ रखा हो, या तो एयर में हो या तो वैक्यूम में, तब k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल। इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F बोलो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाय r²। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ क्या लगेगा बोलो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के रूप में आएगा K Q1 Q2 और बाय r², है ना। K का वैल्यू कितना डालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी समझाएं, अगर दोनों चार्जेस कहाँ हो, एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो, तब K का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रहना चाहिए। तो K का वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय r², है ना। अगर इसको सॉल्व करें, बच्चा देखो गौर सुनो, अगर इसको क्या करें बोलो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। और इस वैल्यू को यहाँ के पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू पलट जाएगा, तो आएगा कितना बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाय कूलम स्क्वायर, है ना। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इसका डायरेक्ट वैल्यू जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, Q1 Q2 और बाय r²। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। या तो इसको कूलम फोर्स कहा जाता है या तो इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसी को कहते हैं दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स कब बोलेंगे, तो जब दोनों चार्ज या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब हम बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स है। जब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो बोलेंगे रिपल्सन फोर्स, है ना। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव तो बोलेंगे रिपल्सन फोर्स। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर, याद रहेगा, लिख लेना। इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज पर क्या करता है बोलो डिपेंड करता है। और इस K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब डालना है, समझ में आ गया, कब डालना है, जब दोनों चार्जेस कहाँ हो, एयर में या फिर वैक्यूम में। अच्छा, न्यूमेरिकल बनाते रहे टाइम एक बात ध्यान रखना है, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ भी ना बोला हो कि चार्जेस कहाँ रखा गया है, इस बात के बारे में जानकारी नहीं हो, तो हम लोग जनरली एयर और वैक्यूम वाला केस ही यूज करते हैं, समझ में आ गया। तो ये वाला याद रखना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, याद रखना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि बोला फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इफ चार्जेस आर हेल्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब कहाँ रखा गया हो बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब ऐसे समझो कि वैक्यूम को छोड़कर बाकी जितना सारा मीडियम हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी नॉर्मली समझो, एक बार फिर से हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। अभी ऐसे समझो कि वैक्यूम को छोड़कर, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा होगा, जैसे एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ग्लास है, वाटर है, ये सबको क्या बोलते हैं बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाता है, ठीक है। तो मान लो फिर से वही कहानी है ना, गौर सुनो कि मान लो टू चार्ज, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो R है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू R है, और ये कहाँ रखा गया है, मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है। कहाँ रखा गया बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ रखा गया बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है। कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस R, सेपरेटेड एट डिस्टेंस R इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कहाँ रखा गया बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है बाबू,
अकॉर्डिंग टू कलाम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो F जब भी प्रोपोर्शनल यहाँ लिखेंगे, दोनों के एक साथ लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और बाई क्या होगा बोलो r²। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के रूप में आएगा K, Q1 Q2 और बाई r²। अब मेरा बात सुनना, अगर दोनों चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो, कहाँ रखा गया बोलो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, गौर से सुनना, वेयर K क्या है बोलो, वेयर K इज ए कांस्टेंट, इतना तो अभी तक समझ गए होंगे, वेयर K क्या है बोलो, कांस्टेंट। अगर दोनों चार्जेस Q1 और Q2 किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो तब K का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1/4πε। क्या पुट करेंगे बोलो, 1/4πε। एप्सिलॉन कब पुट करेंगे, जब दोनों चार्जेस कहाँ हो, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो, तब K का वैल्यू यूज करेंगे, K इक्वल टू 1/4πε। एप्सिलॉन इक्वल टू, गौर से सुनना बाबू, है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है बोलो, एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नहीं समझ में एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे समझो कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना, समझ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, है ना। तो यहाँ बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो किसके लिए बात करेंगे, ये फ्री स्पेस के लिए, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, है ना, फ्री स्पेस का मतलब क्या समझेंगे बोलो, वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब जिस मीडियम में चार्जेस रखा गया है उस मीडियम का कांस्टेंट वैल्यू, जिस मीडियम, जैसे उठा के मान लो दोनों चार्जेस को हम वाटर में रख दिए तो वाटर के रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है बोलो, वाटर के, तो वाटर के कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या कहेंगे बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या कहेंगे बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतनी बातें याद रखना, क्या बात समझ में आ गया। अब गौर से सुनना, फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 एक साथ लिखेंगे, यहाँ तक आएंगे, जब दोनों चार्जेस कहाँ हो, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है तब K का वैल्यू यूज करेंगे 1/4πε। क्या यूज करेंगे, 1/4πε। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को क्या कहेंगे, किसी भी मीडियम का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए बात करें, वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है उस मीडियम का बात हो रहा है, किसी भी मीडियम को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन। वैक्यूम को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट। और जिस मीडियम में चार्जेस रखा गया उस मीडियम को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम। एप्सिलॉन बोले तो कौन सा मीडियम हमको पता नहीं, बट है कोई ना कोई मीडियम होगा, तो एप्सिलॉन का मतलब किसी भी मीडियम का बात कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम का बात कर रहा है, और एप्सिलॉन आर का मतलब बात कर रहा है कि जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का बात कर रहा है। समझ में आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये बात सारा यूज हो गया, मतलब एप्सिलॉन के जगह अगर हम चाहें तो हम यूज कर सकते हैं 1/4πε नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे बोलो, नाउ। नाउ कितना होगा बोलो, नाउ लिख सकते हैं ना, देखो नाउ हम लिख सकते हैं बोलो, एफ इक्वल टू के का वैल्यू कितना डाल देंगे, के का वैल्यू डाल देंगे हम लोग 1/4πε Q1 Q2 और R², ठीक है, Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई क्या होगा बोलो, R²। यहां और भी लिख सकते हैं 1/4πε
एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ है। किसके लिए? मीडियम के लिए। किसके लिए बोलो? मीडियम के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ बातें बोला है, ठीक है। और क्या क्या बोला है भाई, देखते हैं। देखो गौर सुनो, तो एफ इक्वल, ये क्या है बोलो? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर मीडियम। किसके लिए बोलो? मीडियम के लिए। याद रहेगा, किसके लिए बोलो? मीडियम के लिए। बात समझ में आ गया। लेकिन इसमें पूछा है, सबसे पहले पूछा था एयर के लिए, बोलो फॉर एयर के लिए। याद रखना, फॉर एयर। अब एक बात और बताते हैं, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का कांस्टेंट वैल्यू, और अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होता है ना। तो फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। याद रखना, एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है बोलो? 1। तो 1 होता है किसके लिए बोलो? एयर के लिए। तो अगर एयर के लिए बात कर रहा है तो हम यहाँ एयर के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बोलेंगे एफ ए का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इन एयर। तो एयर के लिए बात करेंगे तो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, और क्या हो जाएगा बोलो? Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। सजा के लिखो तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर एयर और वैक्यूम इसलिए बोले थे क्योंकि एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होता है बोलो? सेम होता है। इतना ही आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या आया था बोलो? आर स्क्वायर। चेक करके हम दिखा देते हैं। ये देखो वही चीज था ना, यहाँ पे है, देखो यही तो है 1/4 पाई, दिख रहा है कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। किसके लिए पढ़ाए थे? ये वैक्यूम के लिए। तो याद रखना, एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या होता है बोलो? सेम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ ये तो समझ में आ गया। किसके लिए बोलो? एयर के लिए। दूसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे किसके लिए बोलो? वैक्यूम के लिए। सॉरी, ये तो हो गया एयर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्लास के लिए। फॉर ग्लास, तो फॉर ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं। कितना लेते हैं बोलो? 4। तो 4 लेंगे तो फिर वही कहानी, तो ग्लास के लिए बात करें तो एफ जी लिखेंगे। कितना लिखेंगे बोलो? एफ जी। जी का मतलब क्या बोलेंगे? ग्लास। तो ग्लास भी तो मीडियम है ना, तो मीडियम के लिए अगर चाहे तो फॉर्मूला यूज कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह क्या यूज करेंगे बोलो? 4। और क्या लिखेंगे बोलो? Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ बोलेंगे एफ जी इक्वल टू, यहाँ पे बोलो 4 आगे कर दे क्या? 1/4 आगे, तेरी के लिखा नहीं रहा है, और इनटू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। देखो तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जी इक्वल टू 1/4, और इस जगह पे दिख रहा है कि नहीं? कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो ये वाला, इस जगह पे क्या यूज कर सकते हैं बोलो? इस जगह पे हम लोग एफ ए यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? एफ ए। तो याद रखना ग्लास के लिए कितना होता है ये? एफ जी इक्वल टू 1/4 और इंटू एफ ए। याद रहेगा, रखना। उसके बाद आते हैं केस थर्ड, मतलब 3 नंबर में। 3 नंबर में हम लोग बात करते हैं ग्लास के लिए। ऐसे ग्लास तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे वाटर के लिए। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग 81 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो? 81। तो देखो 1/4 और इंटू एफ ए आया, तो सिमिलरली अगर बात, अच्छा सिमिलरली छोड़ो, हटाओ, हम लिख ही देते हैं। तो वाटर भी तो मीडियम है, तो मीडियम के लिए बोलो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे भाई? एप्सिलॉन आर के जगह हम लोग पुट करेंगे, एप्सिलॉन आर के जगह पुट करेंगे 81 और इंटू Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। तो फिर सजा के लिखेंगे तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू 1/81। कैलकुलेशन तो आता होगा, तो इसके जगह हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे बोलो एफ ए। क्या लिखेंगे बोलो? एफ ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह एक और बात कर लेते हैं चौथा नंबर में, फॉर मेटल के लिए। फॉर मेटल के लिए, तो मेटल के लिए याद रखना है एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होगा तो फिर उसी तरह आएगा 1/एप्सिलॉन आर आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? 1/ क्या आएगा? एप्सिलॉन आर। यही तो जगह तो 81 लिखे हैं यार। तो 1/ अगर इसके लिए बात करें, मेटल के लिए बात करें, तो एफ एम इक्वल टू अगर बात करें तो 1/
यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी होगा और इंटू एफ ए लिखते तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 तो एफ एम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग होगा। अलग अलग मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या होगा बोलो, अलग अलग होगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए है ना इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है बोलो, अलग अलग होता है। देख सकता है एयर के लिए इतना है, ग्लास के लिए इतना है 1/4 टाइम्स ऑफ एफ ए, और वाटर के लिए बात करें तो 1/81 टाइम्स ऑफ एफ ए, है कि नहीं। मेटल में जाके क्या होता है बोलो 0। एक और यहीं पे एक और बता देते हैं, अगर कोई मान लो नॉन कंडक्टर है, क्या बोलो नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर बोलते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंसुलेटर के लिए या फिर नॉन कंडक्टर, तो नॉन कंडक्टर के लिए याद रखना एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है बोलो, 1 से क्या होता है बोलो, बड़ा होता है। ये बात याद रखना, 1 से क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही, कुछ ना कुछ क्या होगा बोलो, वैल्यू होगा ही। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, देखो गौर सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। अगर बात करें एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू अभी जस्ट पढ़ाएं, एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, यही ना। अगर मीडियम के लिए बात करें तो बोले सर एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए बोलो, मीडियम के लिए। यहाँ एक और छूट गया एप्सिलॉन आर, है ना, ये किसके लिए बोलो, मीडियम के लिए। ये किसके लिए बोलो, मीडियम के लिए। अगर उसी तरह बात करें हवा में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, तो बोले जितना वैक्यूम में होता है उतना ही हवा में भी होता है। तो एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। देखो दिमाग में फॉर्मूला रहेगा तब ना धकधका के न्यूमेरिकल बनाएगा, तो इसीलिए। उसके बाद बात करें ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास के लिए कितना हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ाएं एफ जी इक्वल टू 1/4 और इंटू क्या पढ़ाए बोलो, एफ ए, यही पढ़ाए ना। वाटर के लिए बात करें तो भाई वाटर के लिए बात करें तो 1/81 और इंटू एफ ए, यही ना। अगर बात करें नॉन कंडक्टर के लिए तो नॉन कंडक्टर के लिए अगर बात करें तो फॉर्मूला देखो, इसमें फॉर्मूला बन क्या रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है मीडियम के लिए। जो फॉर्मूला बन रहा है मीडियम के लिए, फॉर्मूला अगर बनाया जाए मीडियम के लिए, एफ एम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर और इंटू क्या बन रहा है बोलो, एफ ए, यही ना बन रहा है। वेरी गुड। अगर नॉन कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से क्या होता है बोलो, ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना इंसुलेटर के लिए, ठीक है। अब मेटल के लिए बोले तो मेटल में जाके सीधे क्या होता है बोलो 0, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है ना। यानी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है कई बातों पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और बाई क्या होता है बोलो, आर स्क्वायर। तो कितने बातों पर डिपेंड करता है, अगर बात करें कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, तो कई बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन बातों पर डिपेंड करेगा, दोनों चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर बात करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 पर तो डिपेंड कर ही रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन आर पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। अभी एग्जाम्पल आपके सामने दे देंगे, क्या ये बात समझ में आ गया। तो इतने बात अगर पूछेगा कि दो चार्जेस के बीच, इंग्लिश वाला है सॉरी, बोलेगा कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो याद रखना 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पर, और रिलेटिव परमिटिविटी पर। किस पर बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड, अभी जस्ट देखेंगे ही, ये बात समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कि हवा में या फिर एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, सपोज करो एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स सपोज करो 100 न्यूटन है। अरे अट्रैक्शन रिपल्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। अट्रैक्शन कब बोलेगा, जब दोनों, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन बोलेंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन बोलेंगे। सिंपल चीज़ सीख गया है।
तो एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू मान लो 100 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बोलो? 100 न्यूटन। तो बोलेंगे इन्हीं दो सेम चार्जेस को उठा के अगर हम ग्लास में डाल दें तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर ग्लास के लिए एकदम ईजी है, 1/4 और इंटू एफ ए, 1/4 और इंटू क्या होता है बोलो? एफ ए होता है। एफ ए का वैल्यू 100 डालेंगे, 1/4 और इंटू 100 यानी कि होगा 25 न्यूटन। समझ में आया? इसका मतलब क्या समझे कि एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन। फिर उसके बाद इन्हीं दो चार्जेस को उठा के अगर ग्लास में डाल देंगे तो उसका वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू घट के कितना हो गया बोलो? 25 न्यूटन। अगर फिर हम इसी को दोनों को सेम चार्जेस को उठा के अगर हम वाटर में डाल दें, कहाँ डाल दें? वाटर में। वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? 1/81 और इंटू एफ ए। बोलो हाँ या ना? अगर बोले तो 1/81 और इंटू कितना आएगा बोलो? 100। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई? 1.2 के आसपास आएगा। 1.2 देखो और भी वैल्यू क्या हो गया बोलो? घट गया। तो लिखा ही नहीं रहा है। उसके बाद आया एफ ए हो गया, एफ जी हो गया। और मेटल में बात करें तो मेटल में डायरेक्ट आके 0। अगर किसी नॉन कंडक्टर में बात करें, इंसुलेटर में बात करेंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसके बाद ही आएगा कि वो तो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन आर पर कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होगा तो एफ का वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इससे क्या सीखने को मिला? इसमें ये सीखने को मिला कि हवा में दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा। उसके बाद कहाँ होता है बोलो? ग्लास में। उसके बाद कहाँ होता है? वाटर में। उसके बाद कहाँ होगा बोलो? मेटल में जाके तो 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो याद रखना दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू एयर में सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही चीज अभी जस्ट बताएं कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स, है ना? तो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। थोड़ा माफ करना स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए स्पीड में तो, ठीक है ना? द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना? तो बिटवीन टू चार्जेस कितना होता है बाबू? एफ इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़ाए, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। किसके लिए बात कर रहे हैं? मीडियम के लिए। बहुत अच्छा। तो इक्वल टू Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो? R²। यही होता है ना? तो बोला कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? तो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, फिर से लिख देते हैं, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा बोलो? चार्जेस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर। दूसरा क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना? किस पर डिपेंड कर रहा है बोलो? डिस्टेंस पर। डिस्टेंस यानी कि बोले तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। और तीसरा किस बात पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम में चार्जेस रखा गया है, यानी कि एप्सिलॉन आर पर। यानी कि तीसरा बात जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस पर बोलो? मीडियम यानी कि एप्सिलॉन आर। मीडियम यानी किस पर डिपेंड कर रहा है बोलो? एप्सिलॉन आर पर। तो कूलम्ब्स लॉ कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है भाई? 3 फैक्टर्स पर। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, है ना? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या कर दे बोलो? बढ़ा दे। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा, है ना? फॉर्मूला दिख ही रहा है, आर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा, है ना? उसके बाद लेकिन दो चार्जेस का वैल्यू बढ़ा देंगे तो Q1 Q2 का वैल्यू बढ़ा देंगे तो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। अच्छा, मीडियम का वैल्यू एप्सिलॉन आर का वैल्यू बढ़ा देंगे तो एफ का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा बोलो? घट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आर बढ़ाने पर एफ का वैल्यू घटता है। दोनों चार्जेस यानी Q1 Q2 का वैल्यू बढ़ाने पर एफ का वैल्यू बढ़ता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू बढ़ाने पर एफ का वैल्यू घटता है। ये 3 चीज याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल देख लेते हैं यहाँ। देखो ये बोला है इफ द वैल्यू ऑफ टू चार्जेस इज डबल। अगर दो चार्जेस के बीच दो चार्जेस का वैल्यू को क्या कर दे बोलो? डबल कर दे। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ।
अगर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या कर दे बोलो, हाफ कर दे, तो व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इफ इनिशियल फोर्स वाज 10 न्यूटन, अगर शुरुआत में फोर्स कितना था बोलो 10 न्यूटन था। तो मान लो शुरुआत में दो चार्जेस, मान लो Q1 और Q2, दो चार्जेस जो है एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है बोलो, 8 डिस्टेंस पे शुरुआत में एट इनिशियल पोजीशन। तो एट इनिशियल पोजीशन पर अगर बात करें तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं तो एयर वाला लेके चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R स्क्वायर, इसका वैल्यू दे के रखा हुआ है 10 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला कि अगर दो चार्जेस के बीच का वैल्यू को क्या कर दे, डबल कर दे, क्या कर दे, डबल, डबल करो तो Q1 का वैल्यू कर देते हैं 2Q1, Q2 का वैल्यू क्या कर देते हैं बोलो 2Q2, डबल करने बोला, और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कर दे, हाफ कर दे, तो अगर पहले डिस्टेंस r था तो अब उसका डिस्टेंस क्या कर दे, आधा कर देंगे, आधा यानी कि r बाई क्या कर देंगे बोलो 2। तो न्यू फोर्स पूछा है, नाउ न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यू फोर्स, न्यू फोर्स लिखे ना, तो नाउ न्यू फोर्स कितना होगा, तो न्यू फोर्स का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, F इक्वल टू, तो न्यू फोर्स है तो F न्यू लिख देते हैं यहाँ, तो F न्यू फोर्स इक्वल टू, बोले सर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो R स्क्वायर। तो यहाँ अगर गौर से देखो फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला समझो, Q1 के जगह क्या लिखेंगे बोलो 2Q1, 2Q1 होगा ना, फिर इसके जगह होगा Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाफ है, तो बोलो R/2 का क्या कर देंगे, समझ में आ गया। अब देखो करो, तो यहाँ F न्यू, अब देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 2Q1, तो यहाँ 4 आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा बोलो 4 Q1 Q2 और नीचे में इसका स्क्वायर था, याद है ना, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ R स्क्वायर और नीचे में आएगा 4, ये ऊपर जाके हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ F न्यू का वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, कलर पसंद नहीं आया कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, सुविधा है मेरे पास, ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई क्या आएगा बोलो R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बोले तो F न्यू का वैल्यू 16 इंटू F, यानी कि नया फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब दो चार्जेस के बीच का वैल्यू, दो चार्जेस का वैल्यू को डबल कर दे और उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दे, आधा कर दे, तो नया फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बोला अगर इनिशियल फोर्स 10 न्यूटन का था, कितना न्यूटन का था, 10 न्यूटन, तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, तो न्यू फोर्स हो जाएगा 16 टाइम इंटू 10, यानी कि सॉल्व करेंगे तो F का वैल्यू 10 दिया ना, 160 न्यूटन, यानी कि शुरुआत में अगर F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब जब दो चार्जेस के बीच, दो चार्जेस का वैल्यू को डबल और उसके बीच का डिस्टेंस को आधा कर देंगे, तो अब जो नया फोर्स होगा तो 160 न्यूटन का फोर्स होगा। और बोले सर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर, हालांकि यहाँ कुछ बोला नहीं है, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, रिपल्सन फोर्स होता, अगर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, अट्रैक्शन फोर्स होता, ये नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, जानते हो रिपल्सन फोर्स होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और लास्ट बचा हुआ है, इस तरह करके सवाल आता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास और भी हम लोग सवाल करेंगे। अब बोला एक्सप्लेन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बोले थे अभी जस्ट समझाए थे कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या कहा जाता है, बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलो देखते हैं, तो अभी जस्ट पढ़ा है, तो गौर सुनना बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, देख गौर सुन लो, इलेक्ट्रिक फोर्स वी नो दैट, हम लोग जानते ही हैं, वी नो दैट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो एक ही बात आता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए कितना होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R स्क्वायर, दिख रहा है ना। चलो अब बोलो मीडियम के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम,
इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, या मीडियम बोलो या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलो, है ना। तो कितना होगा बोलो, एफ एम लिख देते हैं, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर, वेरी गुड, इंटू एप्सिलॉन आर कितना होगा बोलो, Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 करो, इसको इक्वेशन 1 करो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करो तो बचुआ, तो एफ और नीचे में हो जाएगा बोलो एफ एम, सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन आर होगा। अब जो जो कट रहा है ना उसको एकदम प्यार से काट दो, देखो ये से ये खत्म, ये से ये से ये से ये खत्म, बचा क्या, बचा कितना, तो बचा f बाई एफ एम इक्वल टू, यहाँ बचा 1 बाई एप्सिलॉन आर, तो ये चला जाएगा ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ घूम फिर के आ जाएगा बोलो एप्सिलॉन आर, यही ना, क्या आ जाएगा बोलो एप्सिलॉन आर। यहाँ देख सकता है 1 बाई था तो ये जाके एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना है बोलो एफ बाई एफ एम। तो अगर बात करें एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये रेशियो है, किसके किसके बीच का रेशियो है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, यानी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, है ना। अभी जस्ट निकाले हम लोग कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ रहा है एफ बाई क्या है बोलो एफ एम, एफ बाई क्या आ रहा है बोलो एफ एम। तो एफ का मतलब क्या होता है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इन एयर, और ये एफ एम का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय क्या है बोलो सेम डिस्टेंस, यही ना है। इन दोनों के बीच के रेशियो को क्या कहा जाता है बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बाय द सेम चार्जेस, है ना। तो सेम चार्जेस के द्वारा मीडियम में लगने वाला क्या है बोलो फोर्स के बीच का क्या है रेशियो है। अगर बात करें सर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर नो यूनिट, क्यों नो यूनिट होगा, इसलिए नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सेम रेशियो है, किसका, सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है बोलो रेशियो है, इसलिए एप्सिलॉन आर का ना ही कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, तो नो यूनिट, याद रखना नो यूनिट। क्या बातें समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से और आप लोग को आगे के बारे में बताएंगे, और कल का वीडियो बहुत ही लंबा होगा, करीब 2 घंटे के आसपास, जो इसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और मिलेगा जिसमें सारा न्यूमेरिकल रहेगा और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।